गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज की हमारी चर्चा एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो हम सब रोज खुद से पूछते हैं जब हम बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं। सोचिए, एक ही कीमत पर 10 अलग-अलग ब्रांड के स्मार्टफोन हैं और सबके सब लगभग एक जैसे ही काम करते हैं। फिर भी कोई एक फोन है जिसकी तरफ हमारा मन खिंचता है, कोई एक ब्रांड है जिसके लिए हम शायद ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसी क्यों के जवाब में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की पूरी कहानी छिपी है। आज हमारे पास जो सामग्री है वो इसी रणनीति की, कह सकते हैं कि गहराई में उतरती है। हम सब जानते हैं कि इसका मतलब अपने प्रोडक्ट को दूसरों से अलग दिखाना है, पर आज की इस चर्चा का असल सवाल ये है कि जब सभी कंपनियां यही करने की कोशिश कर रही हैं, तो असल में एक स्थायी और सार्थक अंतर पैदा होता कैसे है। ये सिर्फ अलग दिखने के बारे में नहीं है, बल्कि ग्राहकों के मन में बेहतर बनने के बारे में है। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि कंपनियां कैसे हमारे फैसलों पर असर डालती हैं, सिर्फ विज्ञापन से नहीं बल्कि अपने उत्पाद की पहचान गढ़कर। सबसे पहले इस शब्द को थोड़ा और साफ करते हैं। जब हम कहते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तो इसका मतलब सिर्फ ये तो नहीं कि प्रोडक्ट का रंग बदल दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हमारे स्रोत में मार्केटिंग गुरु फिलिप कॉटलर की एक बात है जो इसे बहुत अच्छे से समझाती है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ उत्पाद में बदलाव करना नहीं है, बल्कि सार्थक अंतरों का एक सेट डिजाइन करना है। यहाँ ये सार्थक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सार्थक। इसका मतलब है ऐसा अंतर जो ग्राहक के लिए मायने रखता हो, जिसे वो महसूस कर सके और जिसकी वो कद्र करे। अगर आपने अपने फोन में एक ऐसा फीचर डाल दिया जिसे कोई इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता, तो वो अंतर तो है, पर वो सार्थक नहीं है। अच्छा, यानी ये अंतर कंपनी के नजरिए से नहीं बल्कि ग्राहक के नजरिए से देखा जाना चाहिए। ये एक बहुत जरूरी बिंदु है। तो फिर कंपनियां ये सार्थक अंतर पैदा कैसे करती हैं? मुझे यकीन है कि इसके कई तरीके होंगे। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तरीके कोई राज नहीं है, लेकिन इनका सही इस्तेमाल ही किसी कंपनी को कह सकते हैं कि बाजीगर बना देता है। सामग्री में 8 प्रमुख आधार बताए गए हैं, लेकिन उन्हें हम 2 बड़ी श्रेणियों में बांटकर समझ सकते हैं। अच्छा, कैसे? एक, जिन्हें हम ठोस या मूर्त अंतर कह सकते हैं, जिन्हें आप देख और छू सकते हैं, और दूसरी अमूर्त अंतर, जो एहसास और अनुभव से जुड़े हैं। ये वर्गीकरण दिलचस्प है। चलिए पहले इन ठोस अंतरों की बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे स्पष्ट आधार है प्रोडक्ट के फीचर्स, यानी उत्पाद में कोई ऐसी अनोखी क्षमता या फंक्शन जोड़ना जो बाकी किसी में ना हो। जैसे स्मार्टफोन में किसी कंपनी का स्टाइलस देना या किसी कार में ऑटो पार्किंग का फीचर होना। ये सबसे सीधा तरीका है खुद को अलग करने का। लेकिन फीचर्स की नकल करना आज के दौर में कितना मुश्किल है। मतलब आज एक कंपनी कोई नया कैमरा मोड लाती है, 6 महीने में वो बाकी सब फोन्स में आ जाता है। तो क्या ये एक लंबे समय तक चलने वाली रणनीति है?
आपने बहुत सही मुद्दा उठाया और यही हमें दूसरे ठोस आधार पर लाता है, जो है गुणवत्ता यानी क्वालिटी। फीचर्स की नकल हो सकती है, लेकिन सालों की मेहनत से बनी गुणवत्ता की प्रतिष्ठा की नकल करना वो लगभग नामुमकिन है। जब कोई कंपनी ये दावा करती है कि उसका प्रोडक्ट ज्यादा मजबूत है, ज्यादा भरोसेमंद है या बेहतर प्रदर्शन करने वाला है, और वो इसे लगातार साबित भी करती है, तो वो एक मजबूत अंतर पैदा करती है। सोचिए, कुछ कार ब्रांड्स अपनी सुरक्षा और मजबूती के लिए जाने जाते हैं। ये पहचान एक दिन में नहीं बनती। और तीसरा ठोस अंतर शायद डिजाइन और स्टाइल होगा, जो आजकल बहुत ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। प्रोडक्ट कैसा दिखता है, उसे हाथ में लेने पर कैसा महसूस होता है, उसका डिजाइन कितना आकर्षक और इस्तेमाल करने में आसान है, ये सब बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है, खासकर लाइफस्टाइल और फैशन से जुड़े उत्पादों में। लेकिन एक सवाल है, क्या डिजाइन सिर्फ सतही नहीं है? क्या एक अच्छा दिखने वाला प्रोडक्ट जो ठीक से काम नहीं करता लंबे समय तक टिक सकता है? हाँ, यही सवाल मेरे मन में भी था। एक खूबसूरत फोन जो बार बार हैंग होता हो, उसे कौन दोबारा खरीदेगा? सही बात है। इसीलिए इन आधारों को अकेले नहीं देखा जा सकता। डिजाइन तब काम करता है जब उसके साथ अच्छी क्वालिटी और उपयोगी फीचर्स भी हों। ये तीनों ठोस आधार मिलकर एक मजबूत पैकेज बनाते हैं। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब कंपनियां अमूर्त अंतरों पर काम करती हैं, जिनकी नकल करना वो लगभग नामुमकिन है। अमूर्त अंतर यानी वो चीजें जिन्हें हम सीधी तौर पर देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं, जैसे कि ब्रांड। आपने बिल्कुल सही तकना। चौथा और शायद सबसे शक्तिशाली आधार है ब्रांडिंग। एक मजबूत ब्रांड नाम, उसका लोगो, उसकी कहानी और सालों से बना भरोसा, ये एक ऐसी ताकत है जो ग्राहकों को भावनात्मक रूप से जोड़ती है। लोग सिर्फ एक फोन नहीं खरीदते, वो एप्पल का फोन खरीदते हैं। वो सिर्फ एक कॉफी नहीं पीते, वो स्टारबक्स का अनुभव खरीदते हैं। ब्रांड एक वादा है, क्वालिटी, स्टाइल और स्टेटस का। और इस ब्रांड के वादे को पहली नजर में ग्राहक तक पहुंचाने का काम शायद पैकेजिंग करती है। ये हमारा पांचवा आधार होगा। एकदम। पैकेजिंग सिर्फ प्रोडक्ट को सुरक्षित रखने का जरिया नहीं है, ये ब्रांड की कहानी का पहला अध्याय है। एप्पल के उत्पादों का अनबॉक्सिंग अनुभव इतना खास क्यों माना जाता है? क्योंकि उनकी पैकेजिंग भी उनके डिजाइन की तरह ही साफ, सुंदर और प्रीमियम होती है। ये ग्राहक को खरीदारी के पहले ही पल में ये एहसास दिलाता है कि उसने एक खास चीज खरीदी है। ये दिलचस्प है, क्योंकि हम अक्सर पैकेजिंग को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा और कौन से अमूर्त तरीके हैं? छठा आधार है टेक्नोलॉजी। अब आप कहेंगे कि टेक्नोलॉजी तो ठोस चीज है, लेकिन यहाँ बात सिर्फ हार्डवेयर की नहीं, बल्कि उसके पीछे की सोच, इकोसिस्टम और अनुभव की है। जैसे iOS बनाम एंड्रॉयड का फर्क। ये सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्क नहीं है, ये एक पूरे इकोसिस्टम का, एप्स की दुनिया का और यूजर अनुभव का फर्क है। एक बार आप किसी इकोसिस्टम के आदी हो जाते हैं तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। और सातवां आधार, जो मेरे ख्याल से आजकल और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, वो है ग्राहक सेवा, कस्टमर सर्विस। निश्चित रूप से। सोचिए, आपका इंटरनेट खराब हो गया। एक कंपनी आपको घंटों फोन पर इंतजार कराती है और दूसरी 10 मिनट में इंजीनियर घर भेज देती है। अगली बार आप किसे चुनेंगे? उत्पाद यानी इंटरनेट की स्पीड शायद दोनों की एक जैसी हो, पर अनुभव ने जमीन आसमान का फर्क पैदा कर दिया। बिक्री के बाद अच्छी सेवा एक ऐसा अंतर है जो ग्राहकों में वफादारी पैदा करता है। ये एक मूक वादा है कि हम आपके साथ हैं। और आखिरी आठवां आधार क्या है? आठवां आधार थोड़ा पेचीदा है, मूल्य रणनीति यानी प्राइस स्ट्रैटेजी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब सिर्फ सस्ता बेचना है, लेकिन ये रिसर्च बताती है कि इसका मतलब सही कीमत वसूलना है। कुछ कंपनियां जानबूझकर अपने उत्पाद को बहुत महंगा रखती हैं ताकि उसे एक लग्जरी या प्रीमियम प्रोडक्ट के तौर पर देखा जाए। कीमत यहाँ सिर्फ एक टैग नहीं है, ये उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी हैसियत का संकेत भी बन जाती है। तो ये 8 तरीके हैं। ये सब सुनने में तो बहुत मेहनत और निवेश का काम लगता है। नए फीचर्स, बेहतर डिजाइन, सालों लगाकर ब्रांड बनाना। कोई कंपनी इतना सब कुछ क्यों करेगी? इसका असल फायदा क्या है? सिर्फ ज्यादा प्रोडक्ट बेचने के अलावा भी क्या कोई गहरा असर होता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इसका असर कंपनी की नींव पर पड़ता है। ये सिर्फ बिक्री बढ़ाने का तरीका नहीं, बल्कि बाजार में टिके रहने की रणनीति है। सामग्री में इसका पहला और सबसे बड़ा फायदा बताया गया है, प्रतिस्पर्धी बढ़त।
कंपैरेटिव एडवांटेज। जब आपका उत्पाद अनूठा होता है तो आप एक ऐसा किला बना लेते हैं जिसमें आपके प्रतियोगी आसानी से घुस नहीं सकते। लेकिन इन आज के डिजिटल युग में जहां जानकारी इतनी तेजी से फैलती है, क्या कोई भी बढ़त लंबे समय तक टिक सकती है? नकल करना तो बहुत आसान हो गया है। ये एक वाजिब सवाल है और इसका जवाब हमारे पिछले वर्गीकरण में छिपा है। फीचर्स और डिजाइन जैसे ठोस अंतरों की नकल जल्दी हो सकती है, ये एक कह सकते हैं कि ये अस्थायी बढ़त देते हैं। लेकिन ब्रांडिंग, ग्राहक सेवा और भरोसे जैसे अमूर्त अंतरों की नकल करना लगभग नामुमकिन है। यही किसी कंपनी की स्थायी बढ़त बनती है और यही वजह है कि मजबूत ब्रांड दशकों तक बाजार पर राज करते हैं। अच्छा। इसका दूसरा बड़ा फायदा है मूल्य प्रतिस्पर्धा में कमी, यानी प्राइस कंपटीशन का कम होना। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि आमतौर पर हम सोचते हैं कि बिजनेस में सफल होने का मतलब है सस्ता बेचना। लेकिन ये सामग्री कहती है कि असली रणनीति सस्ता होने की दौड़ से बाहर निकलना है। जब सारे प्रोडक्ट एक जैसे होते हैं तो लड़ाई सिर्फ कीमत पर होती है और सबका मुनाफा घटता है। बिल्कुल। लेकिन जब आपका प्रोडक्ट अलग और बेहतर होता है तो ग्राहक कीमत की बजाय उस मूल्य पर ध्यान देते हैं जो उन्हें मिल रहा है। तब आप प्रीमियम कीमत वसूल सकते हैं और मुनाफा भी बढ़ा सकते हैं। और ये वफादार ग्राहक भी बनाता होगा, क्योंकि जब आपको किसी ब्रांड पर भरोसा हो जाता है या उसका अनुभव पसंद आता है तो आप आसानी से उसे नहीं छोड़ते। ही नहीं करता, बल्कि वो आपके ब्रांड का एक तरह से प्रचारक भी बन जाता है। वो अपने दोस्तों, परिवार को आपके उत्पाद के बारे में बताता है, जो किसी भी मार्केटिंग अभियान से ज्यादा असरदार होता है। इन बड़े फायदों के अलावा क्या कोई और भी लाभ हैं जिनके बारे में कंपनियां सोचती हैं? हाँ, कुछ और भी रणनीतिक फायदे हैं। एक है बाजार विभाजन में मदद, मार्केट सेगमेंटेशन, यानी पूरे बाजार को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हर हिस्से की जरूरत के मुताबिक प्रोडक्ट बनाना। जैसे कोई कार कंपनी एक तरफ छोटी किफायती कारें बनाती है तो दूसरी तरफ बड़ी मजबूत एसयूवी। विभेदीकरण उन्हें अलग अलग ग्राहक समूहों तक पहुंचने में मदद करता है। और आखिर में इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत ही सकारात्मक नतीजा निकलता होगा, नवाचार, इनोवेशन। हाँ, और ये शायद पूरी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा फायदा है। लगातार दूसरों से अलग और बेहतर दिखने की होड़ में कंपनियां शोध और विकास मतलब R&D में निवेश करने के लिए मजबूर होती हैं। उन्हें नई तकनीकें खोजनी पड़ती हैं, बेहतर डिजाइन बनाने पड़ते हैं और ग्राहकों की समस्याओं को सुलझाने के नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं। ये प्रतिस्पर्धा का चक्र नवाचार को जन्म देता है, जिसका अंतिम फायदा हम सभी ग्राहकों को मिलता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है, अगर हमें इसे एक वाक्य में समझना हो? इन नोट्स के निष्कर्ष के हिसाब से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आज के भीड़ भरे बाजार में एक विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत है। ये एक ऐसी शक्तिशाली रणनीति है जो एक कंपनी को प्रतिस्पर्धी बढ़त, ग्राहक वफादारी और बेहतर मुनाफा दिलाती है और साथ ही बाजार में नवाचार को ही बढ़ावा देती है। संक्षेप में कहें तो ये सिर्फ अलग दिखने की कला नहीं बल्कि बाजार में प्रासंगिक बने रहने का विज्ञान है। आज की चर्चा से ये तो साफ है कि किसी उत्पाद को सिर्फ बनाना ही काफी नहीं है, उसे एक पहचान देना, एक कहानी देना और ग्राहक के मन में खास जगह बनाना भी उतना ही जरूरी है। हमने देखा कि इसके कितने तरीके हैं, ठोस भी और अमूर्त भी। और ये समझना भी जरूरी है कि ये कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है। बाजार बदलता है, ग्राहकों की उम्मीदें बदलती हैं और इसलिए कंपनियों को भी अपने उत्पादों को अलग दिखाने के तरीके लगातार विकसित करने पड़ते हैं। जो रणनीति आज काम कर रही है जरूरी नहीं कि वो कल भी काम करे। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल मन में आता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। हमने 8 आधारों की बात की। क्या आज के डिजिटल और तेजी से बदलते बाजार में इनमें से कुछ आधार दूसरों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं? उदाहरण के लिए, जब नई तकनीक की नकल करना कुछ ही महीनों में आसान हो गया है, तो क्या एक मजबूत ब्रांड छवि और एक असाधारण ग्राहक सेवा का अनुभव उत्पाद की तकनीकी विशेषताओं से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है? इस पर सोचने से ये समझने में मदद मिल सकती है कि भविष्य में कंपनियां अपनी पहचान कैसे बनाएंगी और बाजार में अपनी जगह कैसे सुरक्षित रखेंगी।